हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के सेकंड सेक्शन को। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स के फर्स्ट सेक्शन में हमने एटम की स्टडी की थी, हमने एटम के स्ट्रक्चर की बात की थी। एटम को डिटेल में समझने के लिए हम उसके स्पेक्ट्रम को भी स्टडी किया था। इस सेशन में हम स्टडी करेंगे उसके न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस से रिलेटेड जो पार्टिकल्स हैं, वो न्यूक्लियस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, उसमें कौन से पार्टिकल हमें मिलते हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और उसके डिके को हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से कि देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या। देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं और न्यूक्लियॉन्स की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस हमें पता है कि जो एटम का पॉजिटिव पोर्शन होता है, जहाँ पर पूरा पॉजिटिव पोर्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस मतलब वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड जो है हम न्यूक्लियस बोलते हैं, मतलब वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। तो हम इसमें स्टडी करेंगे इन्हीं न्यूक्लियस की और इनके इंट्रैक्शन की, कि एक न्यूक्लियस की अगर बात करें तो उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो है वो एक साथ कैसे रह पाते हैं, तो इसकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमने रदरफोर्ड जो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल है उसमें हमने देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल जो है वो हम गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि एक स्मॉल पोर्शन था जहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो है वो लार्ज एंगल पे डेविएट हो रहे थे। तो हमने कहा था कि वो जो छोटा सा पोर्शन है, जिसकी रेंज हमने देखी थी 10⁻⁻15 रेडियस की, वो रीजन हमने देखा था जहाँ पर जो एटम है उसका पूरा पॉजिटिव पोर्शन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसको हमने न्यूक्लियस कहा था। तो इसकी डिस्कवरी जो है रदरफोर्ड के उस एक्सपेरिमेंट से होती है। इसमें हम बात करें तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और कलेक्टिवली इनको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल, है ना। न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसकी डिस्कवरी जो है वो जे चैडविक ने की थी। इसका मास अगर हम देखें, है ना, ये तो हमने देखा कि उस पर जो चार्ज है वो तो न्यूट्रल होता है वो, पर उसके मास की बात करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ओके। दूसरा जो न्यूक्लियॉन्स में कंसिडर है वो हमने देखा प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी जो है वो गोल्डस्टाइन ने की थी। अगर इसका मास हम देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज 1.673 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल कैलकुलेशन में हम मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट बराबर ले लेते हैं, बट एक्चुअल में अगर हम कंपेयर करें मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन को, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो इतना याद रखिएगा, न्यूट्रॉन जो है दैट इज हैवियर देन प्रोटॉन, है ना। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। कैलकुलेशन में हो सकता है कि हम इसे बराबर ले लें क्योंकि उसका इतना डिफरेंस वहाँ पर दिखता नहीं है, बट यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस की रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो न्यूक्लियस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये एक्स, यहाँ पे एक्स जो है दैट इज केमिकल सिंबल फॉर एलिमेंट, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड ऊपर जो है ये ए, यहाँ पे ए जो है इसका मास नंबर या एवरेज मास नंबर रिप्रेजेंट होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस में अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनके सम को उसका मास नंबर बोलते हैं। अगर यहाँ पर जो हम एलिमेंट बोल रहे हैं वो एलिमेंट जो है वो प्योर कंडीशन में नहीं है, वो मिक्सचर फॉर्म में, तो उस कंडीशन पे हम उसका एवरेज लेते हैं कि उस मिक्सचर के अंदर, है ना, उस मिक्सचर के अंदर एवरेज मास नंबर क्या है ना। हो सकता है कि हम जो एलिमेंट ले रहे हो उसके अंदर आइसोटॉप्स भी मिक्स हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम यहाँ पर उसका एवरेज मास नंबर लिखते हैं, जिससे हमने क्लोरीन में देखा होगा। तो क्लोरीन में टोटल मास नंबर जो है वो 35.5 आता है। अगर सिर्फ यहाँ पर काउंटिंग होती तो 0.5 नहीं आता, तो यहाँ पे हम एवरेज भी रख सकते हैं, ठीक है। किस कंडीशन पे, जब वो कंपोजिशन की फॉर्म में दिया हो।
अगर सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में दिया हुआ तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसका मास नंबर होता है। यहाँ पर नीचे की तरफ जो होता है दैट इज एटॉमिक नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जैसे कि ये एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल यहाँ पर सी जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 12 जो है, 12 का मतलब हुआ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जैसे कि यहाँ पर जेड जो है ना, जेड यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जो है उसका एटॉमिक नंबर होगा और 12 जो है उसका मास नंबर होगा। ओके, तो ये चीज़ हमें समझ में आती है। हाँ, अगर न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालने हो तो इस रिलेशन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, तो अभी हमने देखा कि A इज इक्वल टू जो है A इज इक्वल टू जेड प्लस एन है, तो एन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो होगा A माइनस जेड। ठीक है, जैसे कि कार्बन में देखिए तो कार्बन में क्या होगा 12 माइनस 6 यानी 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। और एग्जांपल देखिए जैसे लिथियम है, तो यहाँ पर ऊपर जो है वो 7 है, यानी यहाँ पर टोटल इसका मास नंबर जो है वो 7 है। जेड जो है वो 3 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो होंगे 7 माइनस 3, यानी न्यूट्रॉन इसकी केस में 4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3। ठीक है, तो अभी हमने देखा मास नंबर जो है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, पर न्यूक्लियॉन्स के अंदर एवरेज भी आ सकता है। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। देखिए क्लोरीन का जो रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं वो होता है Cl, यहाँ पर होता है 35.5 और ये होता है 70। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये जो 35.5 है वो कैसे आता है। देखिए क्लोरीन जो होते हैं उसके अंदर उसके दो आइसोटॉप्स होते हैं। एक आइसोटॉप होता है ये Cl35 और एक होता है Cl37। तो इसमें हम देखते हैं कि 75% जो है वो तो Cl35 होता है और 25% जो है वो Cl37 होता है। तो अगर हम यहाँ से इसका एवरेज मास नंबर निकालें तो एवरेज मास नंबर के अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो है 75% जो है वो तो 35 का होगा, यानी 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37, यानी जो एवरेज होगा ए वो आएगा 3/4 इंटू 35 प्लस 1/4 इंटू 37, यानी ये हम वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास आएगी 35.5। तो इसलिए हमारे पास जो एवरेज मास नंबर आता है क्लोरीन के लिए वो आता है 35.5। ओके, 35.5 का मतलब ये नहीं हुआ कि इसके अंदर कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है हाफ कंडीशन पे नहीं, यहाँ पर दो आइसोटॉप्स है जिसका एवरेज मास नंबर जो है वो 35.5 यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो देखते हैं इलेक्ट्रेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 24। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी जेड जो है वो हमें दिया हुआ है 11 और मास नंबर ए दिया हुआ है 24। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बराबर होंगे, वो जेड के बराबर होगा यानी 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो होंगे ए माइनस जेड के बराबर, यानी ये होगा 24 माइनस 11 यानी 13। यानी ये जो कंपोजिशन दिया हुआ है यानी जिस एलिमेंट के लिए हमें बोला हुआ है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 13 है। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ ऐसा आएगा, नीचे जो है वो आएगा 11 और यहाँ पर आएगा 24। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको नॉर्मली हम AMU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूक्लियस को मेजर मतलब उसके मास को एक्सप्रेस करने की यूनिट है और नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ
C12 एटम एट रेस्ट एंड ग्राउंड स्टेट, यानी जो कार्बन 12 है उसके एटम का अगर मास जो है उसको हम 1/12 करते हैं तो उस कंडीशन पे हमें जो वैल्यू मिलती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, इसको हम एक AMU रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम मेजर करेंगे तो उसको 1.66 इंटू 10⁻27 kg यानी 1 AMU ये है, इसके मल्टीपल के अंदर मेजर करेंगे। जैसे कि अब कन्वर्जन को अगर हम देखें तो अगर हम जैसे हमें मास ऑफ प्रोटॉन जो है उसको कन्वर्ट करना है AMU के अंदर, तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है मास जो है प्रोटॉन का, वो हमने देखा था 1.673 इंटू 10⁻27 था। हम डिवाइड करेंगे 1.66 इंटू 10⁻27 को इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास AMU के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी जो हमें मिलती है 1.00728। ये यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ये AMU के अंदर है। ठीक है, तो ये सब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर नीचे टेबल में देख सकते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर हम AMU में कन्वर्ट करेंगे तो AMU के अंदर इसकी वैल्यू जो है 0.000549 होती है। यहाँ पे प्रोटॉन का मास अगर AMU में देखें तो होगा 1.00728 और न्यूट्रॉन का मास अगर हम देखेंगे तो वो आएगा 1.00867। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो पार्टिकल है, उनका मास AMU के अंदर यहाँ पर गिवन है। नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर ये वाली वैल्यूज जो है वो हमें गिवन होती है, बट फिर भी हमें इनकी वैल्यू जो है वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर जहाँ कैलकुलेशन होती है वहाँ पर ये सभी डेटा जो है वो गिवन होता है। इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मली कंसिडर होता ही नहीं है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिडर होगा तो उसकी वैल्यू नॉर्मली गिवन होती है। बाकी थोड़ा जो रेशनल वैल्यू है 1.007 1.008 उतना हमें याद होना चाहिए। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो हमें याद रखनी है एटॉमिक मास यूनिट से रिलेटेड, वो है इसका मास इक्विवेलेंस। यानी कि अगर एक AMU यूनिट जो है उसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो इक्वलेंट टू कितनी एनर्जी होगी, उसको हम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं आइंस्टाइन रिलेशन, यानी E=mc²। ये रिलेशन यूज़ होता है मास एनर्जी कंजर्वेशन में, यानी कितना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी हमें मिलेगी। तो अगर यहाँ पे मास m है और यहाँ पे c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो 1 AMU हमने देखा कि 1 AMU जो था दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 और c जो होता है दैट इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एनर्जी इक्वलेंस 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 स्क्वायर, ये तो हमारे पास आएगा जूल में। तो नॉर्मली हमारे पास की जो एनर्जी होती है उसे हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻6, ये हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी जब हम 1 AMU को एनर्जी इक्वलेंस में देखेंगे तो वो होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर हम कहें कि यहाँ पर 0.05 AMU जो है वो कन्वर्ट हो गया तो वो एनर्जी में कितना होगा, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि अगर एक AMU जो है उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 0.05 AMU को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होगा, तो 0.05
इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा 46.575 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस टाइप के जो कन्वर्जन्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास ये रिलेशन जो है वो हमें काम आएगा। तो न्यूक्लियस के मास यूनिट की बात कर ले तो हम बात करते हैं न्यूक्लियस रेडियस की। तो देखिए न्यूक्लियस जो है उसे हम एक स्फेरिकल पोर्शन मान सकते हैं। तो उस कंडीशन पे उसकी जो रेडियस होती है ना, एक स्टेबल न्यूक्लियाई की बात करें तो न्यूक्लियस रेडियस इज रफली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर ए ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है थ्रू आउट न्यूक्लियस की बात करें तो हम यहाँ पे इसका रिलेशन लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ठीक है, उसके मास नंबर की पावर अगर हम देखें तो 1/3 क्यूब रूट। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं तो ये आता है आर इज इक्वल टू आर नॉट, या सिंपली स्मॉल आर यूज करते हैं हम यहाँ पे, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ये होता है यहाँ पे रेडियस का रिलेशन। यहाँ पे आर नॉट जो है ये कांस्टेंट है और ए जो है इसका मास नंबर है, और आर जो है वो तो रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ पे आर नॉट जो है उसकी वैल्यू होती है 1.25 फेमटोमीटर, या हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो न्यूक्लियस रेडियस है उसकी जो रेंज होती है ना, वो होती है 10⁻15। और जो एटम होता है, एटम की जो रेडियस होती है वो रेंज होती है 10⁻10 मीटर की, है ना। तो ये डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसे कंपेयर करें तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, रेडियस ऑफ एटम की बात करें और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट 10⁻5 का डिफरेंस आता है। 10⁻5 मीन्स कि अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि एक ह्यूमन जो है उसकी हाइट अप्रोक्सीमेट जो है वो न्यूक्लियस की रेडियस के बराबर है, तो जो अर्थ है ना, अर्थ जो है वो उस एटम के रेडियस के बराबर होगा। यानी नॉर्मली इतना डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पर हम एटम के अंदर न्यूक्लियस को एक ह्यूमन से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे एटम का जो साइज़ है वो पूरी अर्थ के बराबर होगा। तो इतना डिफरेंस होता है एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस में, है ना। जब भी तो हम बोलते हैं कि जो छोटा सा रीजन होता है वहाँ पर पूरा पॉजिटिव पोर्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो याद रखिएगा, जो एटम है उसकी रेडियस की रेंज होती है 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस की 10⁻⁻15। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ से रिलेशन यूज़ करेंगे रेडियस के लिए, वो होगा 1.25 ए की पावर 1/3 फेमटोमीटर। तो रेडियस के रिलेशन पे बेस्ड कुछ रिलेशन देखते हैं। देखिए जैसे ये बोला हुआ है हमें, रेशियो ऑफ रेडी ऑफ न्यूक्लियाई 27 एल्यूमिनियम एंड 125 टी इज अप्रोक्सीमेटली। तो इनकी रेडियस का रिलेशन हमें निकालना है एल्यूमिनियम के लिए और रेडियस ऑफ टी के लिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा ये जो रेडियस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास का क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा 27/125 पावर 1/3, यानी ये हो जाएगा 3/5, है ना। तो इनके रेडियस का जो रेशियो होगा वो 3/5 होगा। नेक्स्ट रिलेशन हमें बोला है कि रेडियस ऑफ Zn64 न्यूक्लियस इज नियरली इन फेमटोमीटर। तो इसका रिलेशन भी हम देख सकते हैं, R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो इस रिलेशन में वैल्यू रख देते हैं 1.25 इंटू 64 पावर 1/3 फेमटोमीटर। यह आएगा 1.25 इंटू 4 यानी 10, है ना, 10 फेमटोमीटर। यानी इसकी जो रेडियस होगी
वो होगी 10 फेम्टोमीटर। तो न्यूक्लियस की स्टडी में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है न्यूक्लियस डेंसिटी। तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी? तो देखिए जो न्यूक्लियर की डेंसिटी है, डेंसिटी को हम नॉर्मली लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर हम जो न्यूक्लियस है उसको स्फेरिकल मानते हैं, सॉलिड स्फेरिकल, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसका जो मास होगा वो इसका मास नंबर होगा। तो इस रिलेशन को हम रख देते हैं डेंसिटी के रिलेशन में। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हमें मिलेगा वो होगा ए अपॉन 4/3 पाई, आर की जगह आर नॉट ई की पावर 1/3 क्यूब, यानी हमें मिलेगा ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। देखिए ए से ए हट जाएगा तो ये रिलेशन हमें मिलेगा 3 अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। सॉरी, यहाँ पे मास के अंदर मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लिखेंगे यहाँ पे। तो ये रिलेशन आएगा यहाँ पे डेंसिटी के लिए। तो देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे जो डेंसिटी का रिलेशन है ना, यहाँ पे हमारे पास ए एन जेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है ये इसके मास नंबर या एटॉमिक नंबर उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी किसी भी न्यूक्लियस की बात करें उसके लिए जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। यानी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल एटम हैव ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी एज न्यूक्लियर डेंसिटी इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस जो है उसकी डेंसिटी सभी एटम के लिए सेम होती है। और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो वो कितनी आएगी, 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो एवरेज वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 रख लेते हैं। 4 पाई 1.25 इंटू 10⁻⁻15 क्यूब। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0.2 इंटू 10⁻18 kg पर मीटर क्यूब। यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिलेगी 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यानी न्यूक्लियस की बात करें तो उसकी डेंसिटी जो है वो 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब जो है इस रेंज की होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई क्यूब है तो उसका मास जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है 10⁻17 kg के बराबर होगा। यानी सिंपल सी अगर हम बात करें कि हमारे पास जैसे सांप सीढ़ी या लूडो खेलने का जो पासा होता है, अगर डाई जो है वो वाली डाइस जो है उसका अगर साइज जो है उसका वॉल्यूम अगर हम लेंगे 10⁻1 सेंटीमीटर क्यूब भी लें अगर, तब भी हम देखें तो उसका जो मास आएगा अगर वो कम्प्लीटली न्यूक्लियस के मेटेरियल का बना है तो उसका मास जो है अप्रोक्सीमेट 10⁻11 kg के आसपास आएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे डेंसिटी जो न्यूक्लियस की है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो देखिए कुछ रिलेशन इससे रिलेटेड। देखिए ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 4। हमें बोला है रेडियस आर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए कैन बी एस्टिमेटेड बाय फॉर्मूला। यहाँ पे आर जो है वो हमें इस रिलेशन से देखना है। इट फॉलोज दैट मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इतना लिया हुआ है, जैसा कि अभी हमने इलेस्ट्रेशन में देखा था। तो ऑन एन एवरेज हमने ये वैल्यू ली, तो अभी हमने देखा था जो डेंसिटी का रिलेशन है वो 10⁻17 का आया था। तो इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो ऑर्डर क्या होगा उसका 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। एन
unstable heavy nucleus at rest breaks into two nuclei which move away with velocity of ratio 8 and 27. The ratio of radii of nuclei assumed to be spherical is. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी मैकेनिक्स भी काम आएगी। पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या डेटा गिवन है। हमें बोला है अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियस वो ब्रेक होता है दो पार्ट के अंदर और दोनों पार्ट जो है वो उनकी वेलोसिटी जो है वो इस 8:27 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक बात समझिए, हमें पता है कि अगर स्टार्टिंग के अंदर न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, यानी इसका जो इनर्शियल मोमेंटम है वो 0 है। तो जब ये यहाँ पर दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है, अज्यूम करते हैं x और y, तो दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तभी तो इनका रिजल्टेंट मोमेंटम जो है वो इनर्शियल मोमेंटम के बराबर होगा। अगर इनर्शियल कंडीशन पे हमारा जो न्यूक्लियस रेस्ट कंडीशन पे है, तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में और एंड में जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो अप्लाई होता है। तो अगर इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है, तो हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन से p1 प्लस p2 जो है वो हमें 0 मिलेगा। p1 जो है वो होगा m1 v1 और डायरेक्शन जो है वो दोनों की अपोजिट और होगी, तो हम इसको माइनस ले लेते हैं, m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, अब देखिए इसको हम रेडियस के रिलेशन में कैसे देखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा अभी लास्ट रिलेशन में हमने वहाँ पे देखा था कि जो रेडियस थी, रेडियस जो थी वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, यानी प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 1/3। और इस रिलेशन से देख रहे हैं तो हमारे पास मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ रही है, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/v की पावर 1/3। और देखिए वेलोसिटी का जो रेशियो है वो हमें गिवन है 8:27। तो यहाँ से हम रेडियस जो है, रेडियस का रिलेशन अब फाइंड कर सकते हैं। बस हमें ये वाला रिलेशन जो है वो फाइंड करना था। ठीक है, तो इसे हम अप्लाई कर दें तो R1/R2 जो है वो हमें मिलेगा V2/V1 की पावर 1/3, यानी 27/8 की पावर 1/3, यानी 3:2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ये है हमारे पास इनकी रेडियस का रेशियो। ओके, तो क्या किया हमने, मोमेंटम कंजर्वेशन से देखा तो यहाँ पे मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है और रेडियस जो है मास की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो यहाँ से हमने रेडियस का रेशियो फाइंड कर लिया। तो देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6, द रेशियो ऑफ मास डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 40 कैल्शियम एंड 16 ऑक्सीजन इज क्लोज टू। देखिए अभी हमने देखा जो हमारे पास डेंसिटी का रिलेशन था, है ना, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन ए एंड जेड, यानी ए और जेड के चेंज होने पर डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती। डेंसिटी जो है वो हर न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट होती है। यानी हम यहाँ पे बात करेंगे डेंसिटी ऑफ कैल्शियम और डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, वो दोनों बराबर होगी, इनका रेशियो जो है वो 1 आएगा, यानी ये ऑप्शन होगा 1। ठीक है, दोनों की डेंसिटीज जो है वो सेम होगी। तो न्यूक्लियस की रेडियस और डेंसिटी स्टडी के बाद हम उनसे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोटॉप्स। तो देखिए आइसोटॉप्स होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, पर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी इनके लिए अगर हम देखेंगे तो जेड जो होगा वो तो सेम होगा, पर जो ए होगा वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनके लिए हम बात करें कि जो जेड जो है वो सेम होगा और ए अलग अलग होगा, उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स।
नॉर्मली आइसोटॉप्स में देखें तो जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करती है। तो नॉर्मली आइसोटॉप्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती है, यानी उनका बिहेवियर जो है वो सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और ट्राइट्रियम में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होंगे हाइड्रोजन के। वैसे यहाँ पर देखते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, तो यहाँ पर हम देखें कार्बन के लिए, तो देखिए यहाँ पर 6, 6 और 6, यानी यहाँ पर तीनों में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल है। पर यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में देखेंगे तो ये होंगे 6 इसके अंदर, इसमें देखेंगे तो इसमें 7 है, और थर्ड वाले जो है इसके अंदर है 8। तो ये तीनों जो है वो कार्बन के आइसोटॉप्स होंगे। वैसे यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन के लिए, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये इसका होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18। ये है क्लोरीन 35, और इसमें हम देखें क्लोरीन 37, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो तो 17 है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 20 है। तो ये दो जो है वो क्लोरीन के आइसोटॉप्स होंगे, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। नेक्स्ट होते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियाई विथ सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी जेड जो है उनके लिए अलग होगा, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब ए माइनस जेड जो है वो सभी में सेम होगा, बट जेड जो है वो सबके लिए अलग अलग होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। देखिए जैसे यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में हम देखें तो यहाँ पे कार्बन में बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, और नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 7 है। इनका मास नंबर जो है, कार्बन का मास नंबर जो है वो है 14, और न्यूट्रॉन का है वो है 15। तो अगर यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 14 माइनस 6 यानी 8, और यहाँ पे 50 माइनस 7 यानी 8, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो तो दोनों में सेम है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इसमें अलग है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर अलग अलग हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटॉन्स। देखिए आइसोटॉन्स के और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 8 है, नाइट्रोजन में 8 है ना, 15 माइनस 7। और कार्बन में देखें तो कार्बन का ये वाला जो आइसोटॉप्स है इसमें न्यूट्रॉन्स जो है वो 8 होता है। तो इन तीनों को अगर हम देखें जाए तो ये तीनों जो होंगे वो हमारे पास आइसोटोन्स होंगे। ओके, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे और जेड जो है वो अलग अलग होगा। इसमें थर्ड हम देख रहे हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स जो होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग हो सकते हैं, बट इनका जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो इनका जो मास नंबर होता है वो सेम होता है, ए जो होगा वो सेम होगा, उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। देखिए जैसे ये, देखिए इसमें जो ये वाला न्यूक्लियाई है 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन, पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो है वो 40 है। दूसरा न्यूक्लियर जो है इसके अंदर देखिए 19 प्रोटॉन से 21 न्यूट्रॉन से, बट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो 40 आ रहा है। यहाँ पर देखिए थर्ड वाला इसके अंदर भी 14 40, तो ये तीनों जो है ये तीनों होंगे आइसोबार्स। ओके, और एग्जांपल देखें तो देखिए इन सभी में देखिए ये दोनों जो है, इन दोनों के अंदर इन दोनों के जो मास नंबर है वो सेम है। इसमें देखिए दोनों के मास नंबर सेम है, तो अगर यहाँ पे मास नंबर जो है वो अगर हमें सेम मिले तो उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर हमें देखना है कि इसके अंदर क्या सेम है।
अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो वो होंगे आइसोटॉप्स। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम है तो उन्हें कहेंगे आइसोटॉन्स, और अगर उनका मास नंबर सेम है तो उन्हें कहेंगे आइसोबार्स। देखिए जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, क्लासिफाई फॉलोइंग सेट of nucleides as example of isotopes, isobars and isotones। देखिए पहला वाला जो एग्जांपल है वो जो है उसके अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सभी में सेम होगा, तो ये है हमारे पास आइसोटॉप्स। बी वाला देखें, तो देखिए बी वाले के अंदर सभी की जो मास नंबर है वो सेम है, तो ये होगा आइसो बार। ठीक है, और थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए ये सी, ये 7 और ये 8, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कार्बन के अंदर मिलेंगे 8, नाइट्रोजन में मिलेंगे 8, ठीक है, और ऑक्सीजन में 16 माइनस 8, ये भी 8। तो ये हमारे पास एग्जांपल होगा आइसोटोन का। ठीक है,